बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो करणी सेना परिवार की विधि सलाहकार हैं, पेशे से वकील हैं और इस समय रतलाम जिले की महिला विंग को संभालती हैं। कई पुरस्कार उनके नाम पर हैं और कानून का एक बहुत बेहतरीन नॉलेज उनके पास है। तो आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आज हम बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं जिन पर हम मैडम से बात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि कौन से वो बड़े मुद्दे हैं। मुद्दे की बात में सबसे पहला सवाल है मेरा, करणी सेना 21 सूत्री मांगों को लेकर के भोपाल में जो आंदोलन कर रही है, आपकी क्या तैयारियां हैं? महिला विंग की विशेषकर क्या तैयारियां हैं? ये जो 8 जनवरी को एक जन आंदोलन होने जा रहा है भोपाल में, ये टीम जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में हो रहा है। इसमें पूरे प्रदेश की महिलाएं और नारी शक्ति क्षत्राणियाँ उपस्थित हो रही हैं। इसकी काफ़ी अच्छी तैयारी है और काफ़ी संख्या में इसमें मातृशक्ति आने की संभावना है। विशेषकर क्षत्रिय वर्ग की अगर मैं बात करूं तो इस समाज में महिलाओं को बहुत कम बाहर निकलने का एक मौका मिलता है। उस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को आप कैसे जोड़ेंगी? ये एक बहुत बड़ा है क्योंकि एक जो होता है, महिलाएं बहुत कम क्षत्रिय समाज में आती है बाहर, तो कैसे आप उनको जोड़ पाएंगे? देखिए, क्षत्रिय समाज का अपना ही एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। जी जी। और अगर आप इतिहास देखें तो जो भी बड़े युद्ध हुए हैं या जो भी बड़ी गतिविधियां हुई हैं, उसमें हमेशा हमारे समाज की क्षत्राणियां सहभागी रही हैं। चाहे आप हाड़ी रानी को ले लें, चाहे आप पद्मावती को ले लें। और आज का समय ऐसा नहीं है कि महिलाएं घर के अंदर बैठी रहें, क्योंकि आज पुरुष से पुरुष महिलाओं का कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। तो आज ये बात हमारे समाज की महिलाओं को भी समझ में आ गई है और सभी हर जन मुद्दों में बाहर निकलने के लिए तत्पर है। कुछ आपकी 21 सूत्री मांगों में जो कानूनी पहलू है वो है SC/ST एक्ट। इस मांग को लेकर के आपकी 21 सूत्री मांगों में ये भी है, तो क्या है SC/ST एक्ट? देखिए, आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो एट्रोसिटी एक्ट है। हालांकि एट्रोसिटी एक्ट का जो निर्माण किया गया था वो एक विशेष वर्ग को, दलित समाज के लोगों को शोषण से बचाने के लिए किया गया था। और लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसका जो उपयोग है एक धारदार वेपन की तरह किया जा रहा है, जो एक सवर्ण समाज और OBC के लिए के विरुद्ध उपयोग में लाया जाए। इस एक्ट को लेकर के जो आपने मांगे की है वो क्या मांगे हैं? एट्रोसिटी एक्ट में 2018 से पहले कुछ याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। उस याचिकाओं में ये था कि जो एट्रोसिटी एक्ट में जो FIR होती हैं, उन FIR को बिना जांच के लागू नहीं किया जाए। लेकिन 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिए जिसमें ये है कि कोई भी अगर SC/ST का मुकदमा होता है तो उसमें बिना जांच के FIR और गिरफ्तारी। तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई इनोसेंट व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर इस तरह की मतलब कार्रवाइयाँ होती है तो वो एक सामान्य परिवार के लिए, एक संभ्रांत परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होती है। तो मेन मुद्दा तो ये है कि बिना जांच की गिरफ्तारी ना हो और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद में FIR दर्ज हो, ताकि इससे जो सवर्ण समाज और OBC के जो लोग हैं वो शोषित होने से बचे। अक्सर सुनते हैं और अखबारों में, मीडिया में तमाम जगह ये चीज़ें आती है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दलित वर्ग का इससे अधिकार हनन हो जाएगा? देखिए, ये जो अभी हमारा जन आंदोलन है और बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि हम जो आवाज़ उठा रहे, तो शायद इससे कहीं ना कहीं जो एक विशेष वर्ग है, दलित समाज है या जो लोग इसको बिलोंग करते हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा। लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है। हम लोग हमारे अधिकारी को सुरक्षित करना चाह रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य किसी और के अधिकारों का हनन करना तो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत स्पष्ट मत है। वो दोनों चीज़ों को पैरेलली लेके चलता है। उनका ये है कि किसी SC/ST वर्ग के व्यक्ति के साथ उनके अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि कोर्ट आंखें खोल कर काम करे, बंद करके ना करे, क्योंकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे केसों में दोषी नहीं पाया जाना चाहिए और उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो आप, चूंकि आप एक पेशे से वकील हैं, तो
सबसे ज़्यादा SC ST एक्ट में किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? या मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखे जाए तो सर्वाधिक मामले SC ST एक्ट में किस तरह से आते हैं? अभी अगर आप राष्ट्रीय जो क्राइम रिपोर्ट है उसके अगर आप सर्वे के आंकड़े देखेंगे 2016 से अभी तक के, तो उसके अंदर ये चीज़ है कि जितने मुकदमे दर्ज होते हैं SC ST एक्ट में, उसमें 40% तो दोषमुक्त हो जाते हैं, कुछ परसेंट उसमें राजीनामा हो जाता है, बहुत कुछ ऐसे मैटर हैं जिसमें दोष सिद्धि होती है, और जहाँ तक देखा जाता है कि जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं वो तो कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इस एक्ट का सामान्य वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अगर ऐसे केसों में फंसता है तो उसके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक महिला है, एक गर्भवती महिला है जिसके ऊपर इस तरह के कोई चार्जेस लगते हैं, तो वो महिला कोर्ट तक आना और पूरी प्रोसीडिंग को फेस करना, प्लस एक अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अगर इस तरह के केसेस में पाया जाना, तो वो चीज़ें बहुत पेनेबल होती हैं और बहुत उनके फ्यूचर को लेके भी काफ़ी उसमें दिक्कतें खड़ी होती है। जमानत का क्या प्रावधान है? उसे थाने से कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद में जो पीड़ित पक्ष है उसे नोटिस इशू होते हैं। नोटिस इशू होने के बाद उसका पक्ष सुन के अगर न्यायालय का स्वविवेक है कि उन्हें जमानत देनी है या नहीं देनी है, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है। अभी तक ऐसे कितने मामले आए हैं जो या तो फर्जी थे, जिसको हम कहें कि वो फेक मामले थे, तो इसमें कानून का दुरुपयोग कितना हो सकता है और कितनी मात्रा में हो रहा है? कितना हो सकता है और कितना हो रहा है? देखिए, अगर अपन राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्ट की बात करें तो अगर 100% में से 40% तो केसेस विड्रॉ कर लिए जाते हैं और मात्र 10 या 20% केसेस में दोष सिद्धि पाई जाती है। बाकी 10% केस में अगर अपन माने तो उसमें व्यक्ति राजीनामा कर लेता है। ऐसे कुछ केसेस हैं जिनमें दोष सिद्ध नहीं हुआ हो अभी तक? कुछ ऐसे केसेस मतलब पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, केवल मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय या लोअर कोर्ट ने कहा हो कि ये जो है मामले फेक हैं और इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए? ये एक राजस्थान का एक बहुचर्चित एक केस है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर थे DS चौहान करके, उनके पड़ोसी हरिश्चंद्र करके व्यक्ति ने उनकी वाइफ ने एक छेड़छाड़ का SC ST के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाया और उसमें उन्हें पुलिस ने बुला करके जेल भेज दिया। जब उनकी बेल एप्लीकेशन लगाई गई और उन्हें 4-5 दिन जेल में रहना पड़ा, फिर जब एविडेंस चले तो उसमें ये बात पुलिस ने जब CCTV फुटेज वगैरह कलेक्ट करे और उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई कि ऐसी कोई जातिगत शब्द उनके द्वारा उनकी वाइफ को नहीं बोले गए थे, ना ही उनके साथ छेड़छाड़ करी गई थी, क्योंकि उनके पड़ोस में एक भूखंड का मामला था। वो अवैध निर्माण कर रहा था और अवैध निर्माण करने के दौरान जब इन्होंने उस पर आपत्ति दर्ज करवाई तो इस व्यक्ति ने उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई कर दी और बाद में जब कोर्ट ने जो पीड़ित पक्ष था उसे दोषी पाया कि उसने झूठी रिपोर्ट करी है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और इन्हें दोष मुक्त किया गया है। मुख्य ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो फेक मामले सामने आते हैं या यूं कहें कि झूठी रिपोर्टें जो कानून में, मोटा क्या काम है, कारण क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है? FIR होने के बाद 40 से 50 हजार रुपया उनको मिलता है। जी हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई FIR लॉन्च होने के बाद में जब पीड़ित पक्ष को राशि मिल जाती है तो वो वहाँ सरकार से तो उसे वो राशि मिल ही रही है, प्लस फिर वो राजीनामे के नाम पे आउट ऑफ कोर्ट भी जो सेकंड पक्ष है उससे कुछ राशि ले लेता है। तो ये जो मुआवजे की जो राशि है आजकल देखो कि इस एक्ट का दुरुपयोग अधिकतर इसलिए हो रहा है। अगर दोष सिद्ध ना हो तो क्या वो राशि वापस गवर्नमेंट के पास जाती है? क्योंकि अगर सिद्ध हो जाए कि आपने फर्जी रिपोर्ट की है या मामला न्यायालय के द्वारा ये सिद्ध कर दिया जाए कि रिपोर्ट गलत थी, तो उस परिप्रेक्ष्य में वह जो राशि सरकार ने फरियादी को दी है
क्या वो वापस सरकार लेती है? देखिए, अभी इस चीज़ को लेकर के भी सरकारें और न्यायालय थोड़ा सख्त हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आधुनिक काल में, वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो इन एक्ट के अंतर्गत जो होने वाली कार्रवाई है, जो केसों के संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। तो फिर एक विश्लेषण हुआ कि चूंकि ये कानून इतना सख्त है, उसके बावजूद भी इन आंकड़ों में कमी की बजाय बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो सर्वे में ये पाया गया कि चूंकि इसमें एक मुआवजा राशि सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष को दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि व्यक्ति उस मुआवजे के लालच में आकर या किसी के प्रभाव में आकर के इस तरह की एफआईआर लॉन्च करवाता है, और एफआईआर लॉन्च कराने का सरकार से जो पैसा मिल जाता है, उसके बाद में वो या तो उसको ख़त्म करवा लेता है कार्रवाई को, और या फिर उस चीज़ों में आगे नहीं बढ़ता है। तो फिर सरकार ने इसमें ये किया है अभी कि ये जो राशि अगर वो ले लेता है पीड़ित पक्ष, और फरियादी के पास में ये राशि जाने का अगर वो राजीनामा कर लेता है, तो उसको नोटिस जारी करके वापस वो पैसा वसूला जा सकता है। इन मांगों को लेकर के 8 जनवरी को भोपाल में आंदोलन कर रही हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ तक सफल हो पाएंगे? देखिए, ये एक 36 कौम को साथ लेकर सवर्ण समाज और ओबीसी समाज और बहुत सारे समर्थन मिल रहे हैं, तो उसे देख के लगता है कि अब आने वाला समय बदलाव का है। जनता, सवर्ण समाज और ओबीसी समाज अब बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों में बढ़त आ रही है, कहीं ना कहीं अब सामान्य वर्ग अपने आप को दबा कुचला और शोषित महसूस कर रहा है। तो बदलाव होना चाहिए, और इस आंदोलन के माध्यम से हम बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि सरकारें हमारी सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो हम सुनवाएंगे। क्या सामान्य वर्ग यूं कहा जाए कि एक भय के माहौल में है, एक डर के माहौल में कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? देखिए, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति के साथ भी अगर कोई ज्यादती हो रही है, तो वह अपनी आवाज़ उठाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं थाने पे जाऊंगा तो मेरी सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन एक विशेष वर्ग का व्यक्ति अगर जाएगा तो उसके सिर्फ कहने पर कि मुझे जातिगत शब्दों से सूचित किया गया, और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं कार्रवाइयों में उलझ के रह जाऊं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी कार्रवाइयाँ करने से सामान्य वर्ग का व्यक्ति बचता है। आप पिछले कई वर्षों से करणी सेना परिवार जो है वो पिछले कई वर्षों से इन मुद्दों को लेकर के मांगे उठाता रहा है, और अभी 8 जनवरी को फिर उठाने वाला है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई रुझान आता है, दिख रहा है आपको कि इस विषय में कुछ होगा? देखिए, अगर हम बात करें तो इसके पहले भी हम लोगों के जन आंदोलन हुए हैं, और उन्हीं जन आंदोलन का जो रिजल्ट है वो ये है कि जो 10% सवर्ण समाज और ओबीसी समाज को जो ईडब्ल्यूएस की जो अपने को रिलीफ मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो जन मुद्दे हैं, उन जन मुद्दों पर भी मांग पूरी होगी, और निश्चित ही बदलाव आएगा। जब आपकी मांगे उचित है तो आप उस वर्ग को कैसे समझाएंगे या उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि ये आपके खिलाफ नहीं है? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें हमने कहीं पर भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है कि SC/ST एक्ट को हटा दिया जाए, लेकिन जो पूरे भारत में जो 70% ओबीसी और जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके ऊपर इस एक्ट का कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा उस प्रतिकूल प्रभाव से उस चीज़ों को बचाना है, ना कि किसी SC/ST एक्ट के अंदर जो प्रभावित लोग हैं उनके अधिकारों का हनन करना है। 8 जनवरी के आंदोलन को लेकर के करणी सेना की क्या तैयारियां हैं? ये एक प्रादेशिक लेवल का आंदोलन है, लेकिन जैसे जैसे इसके हमारी जो है पूरे प्रदेश में इसकी स्वाभिमान और जन जागरण रैली और यात्राएं चल रही हैं, और निमाड़ अंचल पूरी तरह से कवर हो चुका है। अभी ग्वालियर में दौरे तय हैं जहां पर रैलियां होनी है, और उसके बाद में MP। तो हमें गुजरात, राजस्थान, सब तरह से एक जन समर्थन मिल रहा है। 102 संगठनों से हमें समर्थन प्राप्त हो चुका है, और ये एक ऐसा आंदोलन होगा जो कि ऐतिहासिक आंदोलन होगा, और इसमें सभी जगह से मातृशक्तियों का आने का है, और इस ऐसा आंदोलन जिसमें पूरे देश से महिला शक्ति आज तक कभी इतनी इकट्ठी नहीं होंगी, उतनी मातृशक्तियां इस आंदोलन की सहभागी बनेंगी। हमने सुना भी है, कहीं
प्रचार प्रसार में भी हमने अनाउंसमेंट सुने हैं कि करीब करीब 25 लाख लोग आ रहे हैं। मातृशक्ति कितनी आएगी? इतनी मातृशक्तियों की इस आंदोलन में आने की संभावना है जितनी आज तक किसी आंदोलन में इतनी मातृशक्तियां नहीं आई होंगी, इतनी मातृशक्तियां इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगी। आंकड़ा नहीं है, आंकड़े में नहीं बता सकते? नहीं, आंकड़ों में आप इस मातृशक्तियों की संख्या को नाप ही नहीं सकते हैं। मतलब हम समझे कि बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ होने वाला है। देखिए, चूंकि आज अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है तो एक महिला ही पीड़ित है, क्योंकि चाहे हस्बैंड ले लें चाहे बेटा ले ले, आज सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना कर रही है एक महिला ही कर रही है। और आज समय वो नहीं है कि महिलाएं घर बैठ करके, और हमारी महिलाओं का तो इतिहास है कि हमने पुरुषों का साथ दिया। तो आज समय है सबका साथ देने का, घर से बाहर निकलने का, और उम्मीद है, और उसी उम्मीद के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जन समर्थन में महिलाएं उपस्थित होंगी। तो क्या सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, इतना जन समर्थन होने के बावजूद भी अगर सरकारें इन 21 सूत्रीय मांगों को नहीं मानती है तो सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी है और उसे इस प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 8 जनवरी को लेकर के आपका क्या संदेश है? 8 जनवरी को जो टीम जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में एक जन आंदोलन होने जा रहा है, उसमें मैं आप सभी भाई बहनों और मातृशक्तियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि आप इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस जल आंदोलन रूपी यज्ञ में आकर आहुति प्रदान करें और इसे सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमसे चर्चा की और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो और संवैधानिक रूप से पूरी हो। धन्यवाद आप। ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रीति सोलंकी, जो कि करणी सेना परिवार के महिला विंग को अभी संभालते हैं, और इनसे एक बेहतरीन चर्चा हुई। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस चर्चा से लाभान्वित होंगे। बहुत जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और एक नए मुद्दे के साथ हम आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।